चलिए, आज क्लास 10 की हिंदी की किताबों के कुछ ऐसे चैप्टर्स उठाते हैं जो जो आज तक याद हैं। ये सिर्फ कहानियां या कविताएं नहीं थी, बल्कि एक तरह का आईना थी। बिल्कुल। जिसमें कभी किसी का निजी प्रेम और दर्द झलकता था, तो कभी समाज का खोखलापन और कभी देश के लिए दी गई चुपचाप कुर्बानियां। बिल्कुल सही कहा। ये वो रचनाएं हैं जो हमें बताती हैं कि साहित्य कैसे अपने समय की धड़कन को पकड़ता है। हाँ। आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि सूरदास की गोपियों का गुस्सा, यशपाल का कटाक्ष और कैप्टन चश्मेवाली की देशभक्ति आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो शुरू करते हैं प्रेम से। हाँ, उस सबसे गहरी भावना से जिसके बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया है, प्रेम। और जब प्रेम और विरह की बात हो तो सूरदास के भ्रमर गीत से बेहतर क्या हो सकता है। मुझे ये सिचुएशन हमेशा बड़ी दिलचस्प लगती है। कौन सी? कि कृष्ण मथुरा चले गए हैं, गोपियां उनके इंतजार में हैं और कृष्ण भेज देते हैं अपने दोस्त उद्धव को ज्ञान देने के लिए। हाँ, फिलॉसफी का लेक्चर देने। तो सीधी साधी गोपियां इस भारी भरकम ज्ञान को कैसे लेती हैं? क्या वो मान जाती हैं? अरे मानने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो उद्धव की क्लास लगा देती हैं। अच्छा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म और योग का ज्ञान देते हैं, कहते हैं कि भाई कृष्ण का मोह छोड़ दो। इस पर गोपियां उन पे जबरदस्त व्यंग्य करती हैं। वो उद्धव को बड़भागी यानी भाग्यशाली कहती हैं। लेकिन इसमें तो तारीफ है। नहीं, ये तारीफ नहीं, ये ताना है। इसका असली मतलब है कि तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। ये तो बड़ा दिलचस्प है। वो ऐसा क्यों कहती हैं? उद्धव तो कृष्ण के इतने करीब हैं। इसीलिए वो कहती हैं कि तुम प्रेम के सागर यानी कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से वैसे ही अछूते हो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, या जैसे तेल की मटकी पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। मतलब वो कह रही है कि जिस प्रेम के लिए हम तड़प रही हैं, तुम उसके साथ रहकर भी उसे महसूस नहीं कर पाए, तो तुमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा। बिल्कुल यही। लेकिन क्या ये उद्धव के साथ थोड़ा अन्याय नहीं है? वो तो बेचारे सिर्फ कृष्ण का संदेश लेकर आए थे। एक नजर से देखें तो लगता है, पर गोपियों के नजरिए से सोचिए, उनके लिए प्रेम कोई दिमागी कसरत या फिलॉसफी नहीं है। वो एक जीती जागती भावना है। हाँ बिल्कुल। वो अपने प्रेम को गुड़ से चिपटी चींटियों जैसा बताती हैं, जो मर जाएंगी पर उसे छोड़ेंगी नहीं। वो कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहती हैं। हारिल की लकड़ी? हाँ, जिसे हारिल पक्षी एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, हमेशा अपने पंजों में दबाए रखता है। तो ऐसे में जब कोई उन्हें ज्ञान देने आता है तो उनका गुस्सा वो स्वाभाविक है ना। हाँ बिल्कुल। उनके लिए योग का संदेश एक कड़वी ककड़ी जैसा है। और बात सिर्फ ज्ञान तक नहीं रहती, वो तो कृष्ण पर सीधा राजनीतिक आरोप भी लगाती हैं। हाँ, और ये सबसे तीखी बात है। वो कहती हैं कि लगता है कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। राजनीति? हाँ, वो कहती हैं कि राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, उसे सताना नहीं। और कृष्ण हमें ये योग का संदेश भेजकर सता रहे हैं। ये एक तरह से राजधर्म पर ही सवाल उठाना है, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। एक तरफ गोपियों का इतना मुखर दुनिया को चुनौती देता हुआ प्रेम है, और वहीं दूसरी तरफ जयशंकर प्रसाद हैं जो अपने मन की बात कहने से भी हिचकिचा रहे हैं। हाँ, प्रेम को देखने का ये बिल्कुल उल्टा नजरिया है ना। उनसे आत्मकथा लिखने को कहा जाता है और वो मना कर देते हैं। उनकी हिचकिचाहट के पीछे एक गहरी सोच है। वो कहते हैं कि मेरा जीवन तो खाली गागर जैसा है, एक खाली घड़े की तरह। उसमें ऐसा क्या खास है जो दुनिया को बताऊं? बिल्कुल। वो अपनी सफलताओं का बखान नहीं करना चाहते और अपनी कमजोरियों की हंसी भी नहीं उड़वाना चाहते। मतलब वो अपनी निजी जिंदगी को निजी ही रखना चाहते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि जीवन के जो सुखद पल थे वो सपने की तरह आए और चले गए, और जो दुखद यादें हैं, जो घाव हैं, उन्हें फिर से कुरेद कर दुनिया को दिखाने का क्या फायदा होता। निजी जिंदगी की बात से याद आया, कुछ लेखक समाज के दिखावे और पाखंड पर भी सीधा हमला करते हैं, और मुझे तुरंत यशपाल की कहानी लखनवी अंदाज याद आती है। वो तो कमाल है। ट्रेन के डिब्बे वाला वो अजीब सीन। एक नवाब साहब खीरा खाने की पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन खाते नहीं। ये सिर्फ सनक थी या इसके पीछे कोई गहरा मतलब था? ये सिर्फ सनक नहीं, बल्कि एक पूरे वर्ग पर तीखा कटाक्ष था। अच्छा। नवाब साहब उस पतनशील सामंती वर्ग के प्रतीक हैं, जिनकी नवाबी तो चली गई, लेकिन वो दिखावे और नजाकत की आदत वो नहीं गई। हाँ। वो लेखक के सामने अपनी खानदानी रईसी का रौब जमाना चाहते हैं, इसलिए वो खीरे को इतने सलीके से काटते हैं, नमक मिर्च लगाते हैं,
और फिर सिर्फ सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। बिल्कुल। और फिर एक डकार लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि उनका पेट भर गया। हाँ, और यही तो कहानी का सार है। लेखक सोचते हैं कि अगर सिर्फ सुगंध और कल्पना से पेट भर सकता है तो फिर बिना घटना, विचार और पात्रों के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। ये उस खोखलेपन पर चोट है जो असलियत से दूर सिर्फ दिखावे में जीता है। और सच कहूं तो ये सिर्फ उस दौर के नवाबों की बात नहीं है। आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। आज भी हम सोशल मीडिया पर ऐसी लखनवी अंदाज वाली जिंदगी देखते हैं। परफेक्ट छुट्टियां, परफेक्ट खाना, परफेक्ट रिश्ते। हाँ, सब कुछ दिखाया जाता है, जबकि असलियत शायद कुछ और हो। ये कहानी उस दिखावे पर एक टाइमलेस सटायर है जो आज भी उतना ही सच है। और ये दिखावा सिर्फ जीवन शैली तक ही सीमित नहीं था, है ना? समाज की सोच में भी एक तरह का पाखंड था, खासकर औरतों की शिक्षा को लेकर। ओ हाँ, जिसके खिलाफ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आवाज उठाई। हाँ, उन्होंने अपने निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन में उस दौर की दकियानूसी सोच की धज्जियां उड़ा दी। उस समय लोग कहते थे कि औरतों को पढ़ाने से अनर्थ होता है, घर टूट जाते हैं, और उदाहरण देते थे शकुंतला का। हाँ, कि उसने पढ़ी लिखी होने की वजह से ही राजा दुष्यंत को कड़वी बातें कहीं। ये तो बड़ा ही अजीब तर्क है। द्विवेदी जी इसका जवाब कैसे देते हैं? वो उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अगर पढ़ने लिखने से अनर्थ होता है तो फिर पुरुषों के पढ़ने लिखने पर भी रोक लगा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बम फेंकना, चोरी करना, हत्या करने जैसे सारे अनर्थ तो पढ़े लिखे पुरुष ही करते हैं। इस हिसाब से तो देश के सारे स्कूल कॉलेज बंद कर देने चाहिए। ये तो जबरदस्त तर्क है। हाँ, वो प्राचीन भारत की विदुषी स्त्रियों जैसे शीला और विज्जा का उदाहरण देकर साबित करते हैं कि स्त्री शिक्षा हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। उनका मूल मंत्र था, अनर्थ अज्ञानता से होता है, शिक्षा से नहीं। द्विवेदी जी ने तो शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए ऋतुराज की कविता कन्यादान ये बताती है कि एक माँ को अपनी बेटी को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। उसमें एक लाइन है जो मुझे हमेशा याद रहती है, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका असल मतलब क्या है? ये एक बहुत गहरी और जरूरी सीख है। माँ ये नहीं कह रही कि तुम लड़की मत बनो, वो कह रही हैं कि अपने अंदर के स्त्री सुलभ गुण जैसे कोमलता, करुणा, इनको जिंदा रखना। लेकिन समाज के बनाए हुए लड़की के कमजोर और दबे कुचले ढांचे में फिट मत होना। अपनी कोमलता को अपनी कमजोरी मत बनने देना। और वो आग, कपड़ों और गहनों को लेकर भी एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह देती है। हाँ, वो कहती है आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। सीधा संदेश। बिल्कुल। किसी भी अत्याचार के खिलाफ खड़े होना, उसे सहकर खुद को खत्म कर लेने का रास्ता कभी मत चुनना। और इसी तरह कपड़ों और गहनों की सुंदरता में इतना मत खो जाना कि वो तुम्हारी आजादी के लिए बंधन बन जाए। ये कविता पारंपरिक सोच को तोड़कर एक बेटी को मजबूत और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। बिल्कुल। इन सभी लेखकों ने समाज को अंदर से सुधारने की कोशिश की, लेकिन साहित्य में एक और धारा है जो हमारे राष्ट्र और देश के प्रति कर्तव्य की बात करती है। और अक्सर ये कहानी उन नायकों की होती है जिन्हें हम जानते भी नहीं, जैसे स्वयं प्रकाश की कहानी नेताजी का चश्मा। ये कहानी देशभक्ति को किसी ऊंचे मंच से उतारकर आम आदमी की जिंदगी से जोड़ देती है। हाँ, कहानी का हीरो कैप्टन चश्मे वाला कोई फौजी नहीं है। वो एक बूढ़ा, लंगड़ा और बेहद गरीब आदमी है जो फेरी लगाकर चश्मे बेचता है। लेकिन उसके दिल में देश के नायकों के लिए इज्जत वो कूट कूट कर भरी है। और वो अपनी देशभक्ति को बहुत सीधे साधे तरीके से जाहिर करता है। कैसे? उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अधूरी लगती है तो वो अपनी छोटी सी दुकान से एक चश्मा उस पर लगा देता है। यही उसकी श्रद्धा है। वो कोई भाषण नहीं देता, कोई झंडा नहीं फहराता, वो बस चुपचाप अपना काम करता है। लेकिन समाज का एक हिस्सा कैप्टन की इस भावना का सम्मान करते हैं। वो समझते हैं कि देशभक्ति किसी वर्दी या पद की मोहताज नहीं होती। मुझे याद है जब मैंने स्कूल में ये कहानी पहली बार पढ़ी थी तो कैप्टन की मौत के बाद वो सरकंडे के चश्मे वाली बात पर सच में मेरी आंखें भर आई थीं। एक छोटी सी चीज में कितनी बड़ी उम्मीद छिपी है। बिल्कुल। जब हालदार साहब कैप्टन की मौत के बाद दुखी होकर सोचते हैं कि उस कौम का क्या होगा जो देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने वालों पर हंसती है, और तभी उन्हें मूर्ति पर बच्चों का बनाया सरकंडे का चश्मा दिखता है। हाँ। और वो चश्मा इस बात का प्रतीक है कि देश प्रेम की भावना अगली पीढ़ी में जिंदा है। देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, भले ही वो हाथ बच्चों के ही क्यों ना हो। कैप्टन देशभक्ति का एक गुमनाम हीरो था। और ऐसे ही गुमनाम नायकों की बात मंगलेश डबराल की कविता संगतकार भी करती है। लेकिन एक अलग दुनिया में, कला और संगीत की दुनिया में। संगतकार
यानी अ कंपेनिस्ट। ये कविता उन सभी सहायक कलाकारों को एक श्रद्धांजलि है जिनके बिना मुख्य कलाकार कभी सफल नहीं हो सकता। अच्छा। कविता बताती है कि जब किसी कॉन्सर्ट में मुख्य गायक का गला बैठ जाता है या वो सुर से भटक जाता है तो पीछे से एक धीमी लेकिन मजबूत आवाज आती है जो उसे सहारा देती है। वो संगतकार की आवाज होती है। जी। और सबसे खास बात यह है कि संगतकार जानबूझकर अपनी आवाज को मुख्य गायक से धीमा रखता है। हाँ, और यही उसका बड़प्पन है। वो इतना काबिल होने के बावजूद अपनी पहचान को मुख्य कलाकार की सफलता के पीछे रखता है। वो उसे याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। कविता कहती है कि इसे उसकी विफलता नहीं बल्कि उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। ये सिर्फ संगीत की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी के हर क्षेत्र में ऐसे संगतकार होते हैं। वो टीम मेंबर्स, वो दोस्त, वो परिवार वाले जो पर्दे के पीछे रहकर किसी की सफलता की नींव बनते हैं, बिना किसी श्रेय की उम्मीद के। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि साहित्य वाकई एक आईना है। सूरदास के पदों में हमें प्रेम की तड़प और विद्रोह दिखा, तो यशपाल की कहानी में समाज के दिखावे पर चोट। द्विवेदी जी ने शिक्षा की मशाल जलाई, तो स्वयं प्रकाश ने बताया कि देशभक्ति एक बूढ़े गरीब आदमी के छोटे से काम में भी हो सकती है। और इन सभी रचनाओं में एक बात मुश्तरक है। ये हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं देती बल्कि सोचने पर मजबूर करती हैं। ये हमें अपने आप से, अपने समाज से और अपने देश से सवाल करना सिखाती हैं। हाँ। ये बताती हैं कि भावनाएं कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं और छोटे-छोटे कदम भी कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और ये बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या? अगर 100 साल बाद कोई हमारे समय को समझना चाहे तो वो क्या पढ़ेगा या देखेगा? हमारे दौर की कहानियां, फिल्में, वेब सीरीज या सोशल मीडिया की रील्स? वो हमारे बारे में क्या कहेंगी? हमारे समय का साहित्य क्या है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी कहानी बनेगा? नमस्ते। आज की इस चर्चा के लिए हमारे पास कुछ ऐसी कहानियां और लेख हैं जो शायद कई लोगों ने स्कूल में पढ़ी होंगी। हाँ, 10वीं कक्षा की किताब कृतिका भाग 2 से। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि जिन कहानियों को हमने एक परीक्षा पास करने के लिए पढ़ा था, क्या आज वो हमें कुछ नया बता सकती हैं? हमारा मिशन एक तरह से यही है, इन जानी पहचानी कहानियों की परतों को आज के नजरिए से खोलना और ये देखना कि ये हमारे समाज, हमारी मानसिकता और खुद हमारे बारे में क्या गहरे राज उजागर करती हैं। बिल्कुल, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। स्कूल में हम अक्सर कहानी के सार या क्या कहते हैं नैतिक शिक्षा पर रुक जाते हैं। हाँ, बस उतना ही। लेकिन आज हम उससे आगे जाएंगे। ये रचनाएं सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि अपने अपने समय का आईना है। सही बात है। एक कहानी में हम अंग्रेजी हुकूमत के उतर चुके हैंगओवर पर हंसेंगे, तो दूसरी में हिमालय की खूबसूरती के पीछे छिपी मेहनत और दर्द को महसूस करेंगे। ये चर्चा एक तरह से टाइम ट्रैवल जैसी है। बिल्कुल। हाँ, जो हमें अतीत से जोड़कर वर्तमान पर सोचने को मजबूर करेगी। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं दिल्ली के सत्ता के गलियारों से। अच्छा। जहां एक नाक ने पूरे देश की नाक में दम कर दिया था। मैं बात कर रही हूँ कमलेश्वर की कहानी, जॉर्ज पंचम की नाक की। कहानी तो सीधी सी है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ भारत आने वाली हैं और इंडिया गेट पर लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब है। गायब है? बस इसी बात पर पूरी सरकारी मशीनरी के हाथ पैर फूल जाते हैं। ये कहानी पता है ऊपर से जितनी मजेदार लगती है ना, हाँ, बहुत ही हास्य वाली है, अंदर से उतनी ही चुभने वाली है। ये एक जबरदस्त तमाचा है उस पर जिसे हम कहते हैं गुलामी की मानसिकता। सोचिए, देश आजाद हो चुका है लेकिन हमारे शासक आज भी एक विदेशी रानी को खुश करने के लिए इतने बेचैन हैं, इतने ज्यादा कि उन्हें एक बेजान मूर्ति की नाक देश के सम्मान से ज्यादा जरूरी लग रही है। पूरी की पूरी सरकार एक काम पे लगी है, नाक ढूंढो। और नाक ढूंढने का जो सिलसिला है वो तो और भी गजब का है। हाँ। मूर्तिकार को जिम्मा दिया जाता है, वो पत्थर खोजने के लिए पूरे देश के पहाड़ छान मारता है, लेकिन वो पत्थर कहीं नहीं मिलता। फिर एक महान आइडिया आता है। अच्छा। कि क्यों ना देश के किसी बड़े नेता की मूर्ति से नाक निकाल कर लगा दी जाए। है ना कमाल की बात? यहीं पर कमलेश्वर का व्यंग अपने शिखर पर पहुंचता है। बिल्कुल। वो मूर्तिकार दादा भाई नौरोजी से लेकर गांधी जी, शिवाजी, तिलक तक सबकी मूर्तियों को नापता है और नतीजा क्या निकलता है? कि हमारे सभी नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। ये सिर्फ आकार की बात नहीं है। नहीं, ये सम्मान और स्वाभिमान की बात है। लेखक बड़ी चालाकी से कहते हैं
कि जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया उनका सम्मान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन कहानी का अंत तो वो व्यंग से भी आगे निकलकर भयावह हो जाता है। हाँ, वो तो है। जब कोई भी मूर्ति फिट नहीं होती तो तय होता है कि किसी जिंदा इंसान की नाक काटकर लगा दी जाए। मतलब एक मूर्ति की लाज बचाने के लिए एक जीते जागते इंसान की बलि दे दी गई। ये तो उस समय की बात हुई, पर क्या ये मानसिकता आज भी किसी और रूप में? यही सबसे जरूरी सवाल है। हाँ, रूप बदल गया है, लेकिन वो सोच वही है। हाँ, वो सोच शायद आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। आज भी हम बाहरी वैलिडेशन के लिए दुनिया क्या कहेगी के दबाव में अक्सर उन चीजों को प्राथमिकता देते हैं जो शायद उतनी जरूरी नहीं है। सही बात है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आत्मसम्मान बाहर से नहीं आता, वो अंदर से उपजता है। बिल्कुल। जब तक हम खुद अपना सम्मान नहीं करेंगे तब तक ऐसी नाक का कटना जारी रहेगा। एक तरफ सत्ता के गलियारों में एक मूर्ति की नाक बचाने की ये सब कोशिशें हो रही थी, हाँ? और दूसरी तरफ उसी दौर में आम लोग देश के असली सम्मान के लिए अपनी जान दे रहे थे। बिल्कुल। और ये बात हमें शिव प्रसाद मिश्र की कहानी एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा पर ले आती है। ये कहानी काशी की है और इसके केंद्र में है दुलारी, एक गौनाहारिन यानी पेशेवर गायिका। हाँ, और टुन्नू, एक नौजवान जो उससे प्रेम करता है। इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये आज़ादी की लड़ाई को उन लोगों के नजरिए से दिखाती है जिन्हें समाज अक्सर सम्मान के नजर से नहीं देखता था। दुलारी और टुन्नू का रिश्ता संगीत और कला से शुरू होता है, लेकिन टुन्नू सिर्फ एक आशिक नहीं है, वो एक क्रांतिकारी भी है। बिल्कुल, वो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के आंदोलन में हिस्सा लेता है और पुलिस की लाठियों से मारा जाता है। हाँ, और यहीं पर दुलारी का किरदार पूरी तरह से बदल जाता है। उसका जो व्यक्तिगत प्रेम और दुख था वो अब पूरे देश के दुख से जुड़ जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ा मोड़ है। जब उसे टुन्नू की मौत की खबर मिलती है तो वो उस खादी की साड़ी को पहनकर मंच पर जाती है जो टुन्नू ने उसे दी थी और एक दर्द भरा गीत गाती है। वो एक पेशेवर गायिका से देश की आवाज बन जाती है। बिल्कुल। ये कहानी बताती है कि देशभक्ति किसी वर्ग, जाति या पेशे की मोहताज नहीं होती। जिन लोगों को इतिहास की बड़ी किताबों में जगह नहीं मिलती, हाँ, उन्होंने भी देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। दुलारी का वो गीत गाना, उस खादी को पहनना, ये सब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा और साहसी प्रतिरोध था। ये कहानी जॉर्ज पंचम की नाक के ठीक उलट है। बिल्कुल उलट। वहां नकली सम्मान के चिंतक जी और यहाँ असली बलिदान है। हमने सत्ता का खोखलापन देखा और आम इंसान का बलिदान भी, लेकिन इन सब के पीछे एक और सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो सच्चाई जो पहाड़ों की खूबसूरती के पीछे छिपी है। चलिए अब मधु कांकरिया की यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी के साथ सिक्किम चलते हैं। इसका शीर्षक ही बहुत कुछ कहता है। जो एक नेपाली प्रार्थना है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। लेखिका हिमालय के अद्भुत सौंदर्य, कंचनजंगा की चोटियों और तिस्ता नदी के प्रवाह में मतलब पूरी तरह खोई हुई हैं। वो नज़ारे इतने अलौकिक हैं कि उन्हें लगता है जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई हैं। हाँ, और हम जब भी पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही महसूस करते हैं, है ना? बिल्कुल। हम बस उस खूबसूरती में डूब जाना चाहते हैं, लेकिन लेखिका के साथ कुछ ऐसा होता है जो इस सुंदर सपने को तोड़ देता है। अच्छा। उनकी नजर पत्थर तोड़ती हुई कुछ पहाड़ी औरतों पर पड़ती है। उनकी पीठ पर डोको यानी बड़ी सी टोकरी बंधी है, जिसमें उनके बच्चे भी हैं। हाँ, और वो खतरनाक रास्तों को बनाने के लिए पत्थर तोड़ रही हैं। और यही इस यात्रा वृत्तांत का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। ये खूबसूरती और कठोर सच्चाई का आमना सामना है। लेखिका को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO का एक बोर्ड याद आता है जिस पर लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। मतलब क्या आपने कभी सोचा है कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है? बिल्कुल। जिन सुंदर और घुमावदार सड़कों पर हमारी गाड़ियां मक्खन की तरह चलती हैं, हाँ, उन्हें बनाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है। ये पढ़कर मुझे भी सोचने पर मजबूरी हुई। जब हम छुट्टियों में किसी सुंदर जगह पर जाते हैं तो क्या हम वहाँ की कठोर सच्चाइयों को जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं? क्या हमारा पर्यटन एक तरह का पलायन है जहाँ हम सिर्फ अच्छा देखना चाहते हैं? ये एक तरह का सुविधाजनक अंधापन है। वाह, क्या बात कही। हम उस सुंदरता का उपभोग तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत नहीं देखना चाहते। ये लेख हमें सिर्फ हिमालय की यात्रा नहीं कराता, बल्कि हमें हमारे अंदर की यात्रा कराता है। ये हमें उन अनगिनत गुमनाम लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिनकी मेहनत पर हमारी आरामदायक जिंदगी टिकी हुई है। चाहे वो पहाड़ पर सड़क बनाने वाला मजदूर हो
या शहर में हमारे लिए खाना पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय। बिल्कुल, जब कोई लेखक या कलाकार ऐसी किसी गहरी सच्चाई से रूबरू होता है तो उसके अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। हाँ, एक मजबूरी कि वो इसे दुनिया के सामने लाए। और ये हमें हमारे अगले स्रोत पर ले जाता है, अज्ञेय का निबंध मैं क्यों लिखता हूँ। बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा सवाल है। बहुत। बिल्कुल। अज्ञेय यहाँ दो बहुत दिलचस्प शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अनुभव और अनुभूति। हाँ। वो कहते हैं कि हर अनुभव लिखने का कारण नहीं बनता, लिखने की असली वजह होती है अनुभूति। यानी जब कोई अनुभव आपके अंदर इतना गहरा उतर जाए कि वो आपको लिखने के लिए विवश कर दे, इसे वो भीतरी विवशता कहते हैं। उन्होंने इसे समझाने के लिए हिरोशिमा का जो उदाहरण दिया है, हाँ। वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले के बारे में पढ़ा तो वो उनका अनुभव था। एक बौद्धिक समझ बनी। हाँ, बस एक समझ बनी, लेकिन कोई गहरी टीस नहीं उठी। असल अनुभूति उन्हें तब हुई जब वो सालों बाद जापान गए और हिरोशिमा में एक जले हुए पत्थर पर एक इंसान की उजली छाया देखी। वो एक इंसान था जो विस्फोट के वक्त वहां खड़ा होगा। और रेडियोधर्मी किरणें उसे भाप बनाकर उड़ा गईं, लेकिन उसकी छाया हमेशा के लिए उस पत्थर पर छप गई। सोचकर भी अजीब लगता है। उस एक पल ने उन्हें उस त्रासदी की भयावहता का जो एहसास कराया, वो हजारों शब्द नहीं करा पाए थे। और उसी अनुभूति ने उन्हें विवश किया और उन्होंने भारत लौटते हुए ट्रेन में हिरोशिमा कविता लिख डाली। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सच्चा लेखन किसी बाहरी दबाव से नहीं, जैसे किसी एडिटर के कहने पर या पैसे के लिए? हाँ, इन सब से नहीं, बल्कि एक आंतरिक आग से पैदा होता है। बिल्कुल। ये नजरिया आज के कंटेंट क्रिएशन के दौर में कितना प्रासंगिक है, जहां हर कोई कुछ न कुछ लिख या बना रहा है। या आज और भी ज्यादा प्रासंगिक है। अज्ञेय का नजरिया उस दौर के प्रयोगवाद साहित्यिक आंदोलन से भी जुड़ा था, जहां लेखक बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने आंतरिक सत्य को महत्व दे रहा था। अच्छा। आज के दौर में जहां हर दिन लाखों चीजें लिखी और पोस्ट की जा रही हैं, अज्ञेय हमें याद दिलाते हैं कि कंटेंट और कला में फर्क होता है। कला उस गहरी सच्ची अनुभूति से जन्म लेती है और शायद इसीलिए वो समय के पार जाकर भी लोगों को छूती है। और ये भीतरी विवशता, ये गहरी अनुभूतियां अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों में अपनी जड़ें जमाए होती हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपनी आखिरी कहानी पर आते हैं, जो हमें उस मासूम और सुरक्षित दुनिया में ले जाती है जहां से हम सब आए हैं, शिव पूजन सहाय की माता का आंचल। ये कहानी एक तरह से एक भूली बिसरी दुनिया का दस्तावेज है। हाँ। आज के बच्चों के बचपन से बिल्कुल अलग। बहुत अलग। यहाँ भोलानाथ, जो लेखक के बचपन का नाम है, उनका ज्यादातर समय अपने पिता के साथ गुजरता है। हाँ, पिता ही उसे नहलाते हैं, खिलाते हैं, अपने साथ पूजा में बिठाते हैं और खेलने भी ले जाते हैं। ये उस दौर के पिताओं का एक बहुत ही सुंदर और शायद अनोखा चित्रण है। हाँ, और वो खेल भी कितने मजेदार हैं। घर के चबूतरे पर मिठाई की दुकान लगाना, धूल की मेड़ बनाकर खेती करना, बारात निकालना। हाँ, बिल्कुल। ये सब खेल आज के वीडियो गेम्स और मोबाइल की दुनिया से कितने अलग और कितने रचनात्मक हैं। सही बात है। ये कहानी पढ़ते हुए एक मीठी सी नॉस्टैल्जिया या यादों की लहर दौड़ जाती है। हाँ। लेकिन इस कहानी का सबसे मार्मिक पल आखिर में आता है। पूरी कहानी में हम भोलानाथ को अपने पिता के साथ देखते हैं, लेकिन एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है तो एक सांप निकल आता है और सारे बच्चे डरकर भागते हैं। भोलानाथ भी गिरते पड़ते लहूलुहान हालत में घर पहुंचता है। उस वक्त उसके पिता उसे पुकारते हैं, लेकिन वो सीधा दौड़कर अपनी माँ की गोद में छिप जाता है। हाँ। और माँ घबराकर सब काम छोड़कर उसे सीने से लगा लेती हैं, उसके घावों पर हल्दी लगाती हैं और उसे चूमती हैं। ये दिखाता है कि दिन भर बच्चा चाहे किसी के भी साथ खेले, लेकिन जब डर लगता है, जब चोट लगती है, तो उसे सबसे ज्यादा सुरक्षा और सुकून माँ के आंचल में ही मिलता है। कहानी का शीर्षक यहीं पर सार्थक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। कहानी की शुरुआत भले ही पिता पुत्र के अनोखे रिश्ते से होती है, लेकिन इसका अंत माँ के प्रेम की श्रेष्ठता को स्थापित करता है। ये हमें बताती है कि सुरक्षा की जो भावना माँ से मिलती है, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज हमने एक टूटी हुई नाक के बहाने देश के स्वाभिमान को टटोला, एक गायिका के गीत में बलिदान की गूंज सुनी, हिमालय की वादियों में छिपे संघर्ष को देखा, एक लेखक के मन की गहराई में उतरे, और आखिर में एक बच्चे की नजरों से दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह को महसूस किया। हाँ। अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो ये रचनाएं भारत की एक बहुत ही बहुरंगी और जटिल तस्वीर बनाती हैं। इनमें व्यंग्य है, दर्द है, प्रेम है,
संघर्ष है और मासूमियत भी है। ये हमें बताती हैं कि किसी भी देश की कहानी सिर्फ उसकी राजनीति या अर्थव्यवस्था से नहीं बनती, नहीं, बल्कि वो इन छोटी छोटी मानवीय भावनाओं, संघर्षों और रिश्तों से मिलकर बनती है। ये कहानियां हमें रुककर सोचने को कहती हैं कि असल में हमारे मूल्य क्या हैं। क्या वो एक मूर्ति की नाक है या सड़क बनाने वाले का पसीना? क्या वो कला को जन्म देने वाली भीतरी छटपटाहट है या माँ के आंचल की सुरक्षा? सही बात। शायद एक सवाल हम सब खुद से पूछ सकते हैं, हमारी आज की दुनिया में जॉर्ज पंचम की नाकें कौन सी हैं जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, और वो कौन से माँ के आंचल हैं जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं? तो आज हमारे सामने है 10वीं कक्षा की एक हिंदी की किताब, स्पर्श भाग 2। अब देखिए, स्कूल की किताब का नाम सुनकर शायद पुरानी यादें ताजा हो जाएं। हो सकता है, थोड़ी बोरियत भी। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन इन पन्नों में मतलब कबीर से लेकर कैफी आजमी तक, हाँ, और प्रेमचंद से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर तक बिल्कुल विचारों का एक पूरा खजाना छिपा है। बिल्कुल। ये सिर्फ चैप्टर्स की लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से भारत की जो बदलती हुई सोच है उसका आईना है। भक्ति, देशभक्ति, समाज, इंसान के रिश्ते, हाँ, हर दौर की झलक मिलती है इसमें। तो आज का हमारा मकसद इस किताब को एक स्टूडेंट की तरह नहीं, बल्कि एक खोज करने वाले की तरह पढ़ना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लेखक और कवि जो सदियों पहले कह गए, वो आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भक्ति और दर्शन से। ठीक है। और जो भक्ति की बात हो तो कबीर से बड़ा नाम मतलब क्या हो सकता है? वो तो उस जमाने के रेबल थे। सही बात है। पाखंड पर सीधा हमला, जाति पाति का खुला विरोध। उनका एक ही मंत्र था, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं। पर सिर्फ उनकी बातें ही नहीं, उनकी भाषा भी अपने आप में एक क्रांति थी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी कहा गया। अब ये सुनने में लगता है जैसे कोई कमी हो, लेकिन असल में यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने जानबूझकर किसी एक क्या कहते हैं शुद्ध भाषा को नहीं अपनाया। उनकी भाषा में पंजाबी है, राजस्थानी, अवधी, ब्रज भाषा सब कुछ था। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या सोच थी? सोच ये थी कि अगर भाषा किसी एक इलाके या धर्म की होगी तो संदेश भी उसी में बंद कर रह जाएगा। अच्छा। कबीर किसी एक के नहीं, सबके बनना चाहते थे। तो उनकी भाषा उनके संदेश की तरह थी, यूनिवर्सल। और इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें मजाक में नहीं, सच में भाषा का डिक्टेटर कहा था। सही। वो भाषा को अपने हिसाब से चलाते थे, उसके नियमों से नहीं। और उनकी रचनाओं को साखी कहते हैं, जिसका मतलब है साक्षी। हाँ, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान, आंखों देखा सच, सुनी सुनाई बातें नहीं। तो कबीर का रास्ता था ज्ञान का, तर्क का। लेकिन भक्ति का एक और रंग भी है जो सीधे दिल से जुड़ा है। बिल्कुल। मीराबाई। उनकी दुनिया तो एकदम अलग थी। बिल्कुल। अगर कबीर ईश्वर को एक निराकार शक्ति के रूप में देख रहे थे, तो मीरा के लिए ईश्वर उनके पति थे, उनके कृष्ण थे। उनकी भक्ति को माधुर्य भाव की भक्ति कहते हैं, जिसमें प्रेम का दर्द है, विरह की तड़प है और मिलने की आस है। एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही गहरा रिश्ता है। और उस दौर में एक राजघराने की महिला का इस तरह खुलेआम अपने प्रेम का इजहार करना, ये भी तो एक तरह का सामाजिक विद्रोह ही था। यकीनन। कबीर समाज की कुरीतियों पर बाहर से चोट कर रहे थे, और मीरा अपनी भक्ति के जरिए उन बंधनों को भीतर से तोड़ रही थी। और कबीर की तरह ही उनकी भाषा भी आम लोगों की थी, राजस्थानी, ब्रज, गुजराती का मिला जुला रूप, ताकि उनका दर्द, उनकी पुकार सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचे। तो हमने देखा कि भक्ति का एक रूप समर्पण है, जहां आप ईश्वर को सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई ईश्वर से मदद की गुहार लगाने की बजाय मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत मांगे? हाँ। रविंद्रनाथ टैगोर हमें आध्यात्मिकता के एक बिल्कुल अलग मोड़ पर ले जाते हैं। हाँ, उनकी कविता आत्मत्राण, इसका मतलब ही है अपनी रक्षा स्वयं करना। ये प्रार्थना बहुत अनोखी है। कवि ये नहीं कह रहा कि हे भगवान मेरा दुख हर लो, वो कह रहा है मेरा दुख हरना जरूरी नहीं, बस मुझे उसे सहन की शक्ति दो। अगर कोई मदद ना करे तो मेरा बल पौरुष न हिले। एग्जैक्टली। ये तो बहुत बहुत आधुनिक सोच है, एक तरह से आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता। बिल्कुल। ये उस इंसान की प्रार्थना है जो ईश्वर को बैसाखी नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति का स्रोत मानता है। और ये जानना भी जरूरी है कि मूल कविता बांग्ला में थी। अच्छा। हाँ, और इसका हिंदी अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया।
टैगोर की इसी वैश्विक सोच ने तो उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिलाया और वो गुरुदेव कहलाए। भक्ति और दर्शन से आगे बढ़कर अब उस दौर में चलते हैं जहां राष्ट्र और समाज की बातें हो रही थीं, और जब राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। हाँ, उनका नाम सबसे पहले आता है। उनकी कविता मनुष्यता का सार एक लाइन में है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन गुप्त जी ने इसे सिर्फ एक विचार की तरह नहीं रखा। उन्होंने दधीची, कर्ण, रतिदेव जैसे पौराणिक किरदारों के उदाहरण दिए। ये वो लोग थे जिन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी, अपना कवच कुंडल दे दिया, अपना शरीर दे दिया। वो ये कह रहे थे कि परोपकार वो भारत की डीएनए में है। तो ये एक तरह से आजादी के दौर में भारत के राष्ट्रीय चरित्र को परिभाषित करने की कोशिश थी। हाँ, वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में लिखकर ये बताना चाहते थे कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और महान हैं। ये एक आदर्श था, एक सपना था कि आजाद भारत का नागरिक कैसा होना चाहिए। इस आदर्शवादी देशभक्ति से अगर हम जमीनी हकीकत पर उतरें तो एक आवाज मेरे कानों में गूंजती है कैफी आजमी की। उनका गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, जो हकीकत फिल्म का है। ये किसी कवि की कल्पना नहीं, एक सैनिक की अंतिम सांस जैसी लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये गीत 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म का है। अच्छा। यहाँ देशभक्ति कोई सेमिनार का विषय नहीं है। यहाँ एक सैनिक मर रहा है और अपनी आखिरी सांसों में देश की बागदौड़ अपने साथियों को सौंप रहा है। वो कह रहा है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें प्रेम भी है, बलिदान भी है और एक जिम्मेदारी का एहसास भी है। बिल्कुल। कैफी आजमी, जिनका असली नाम अत्तहर हुसैन रिजवी था, उन्होंने उर्दू शायरी की जो नज़ाकत थी उसे इनकलाब की आवाज दे दी थी। और देशभक्ति का ये जज्बा सिर्फ सरहदों पर नहीं, देश के शहरों में भी उबल रहा था। सीताराम सेक्सरिया की डायरी का एक पन्ना, ये हमें सीधे 26 जनवरी 1931 के कलकत्ता में ले जाती है। ये एक अद्भुत दस्तावेज है, कोई कहानी नहीं, आंखों देखा हाल है। उस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का ऐलान हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत ने पूरी ताकत लगा दी थी कि ऐसा ना हो। लेकिन लोगों का जोश कम नहीं हुआ। नहीं, जोश देखने लायक था। श्रद्धानंद पार्क में झंडा फहराया गया, सुभाष बाबू एक बड़ा जुलूस लेकर निकले और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था, है ना? हाँ, चौरंगी पर जुलूस को रोका गया, लाठीचार्ज हुआ और सुभाष बाबू समेत कई लोगों को लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस दिन 105 महिलाएं भी गिरफ्तार हुईं। ये डायरी हमें बताती है कि आज़ादी कुछ नेताओं की कोशिशों से नहीं, बल्कि आम लोगों और खासकर औरतों की हिम्मत से हासिल हुई थी। इतिहास में ताकत कैसे कई दौर आए हैं, लेकिन वीरेंद्र डंगवाल की कविता तोप हमें याद दिलाती है कि समय से बड़ी ताकत कोई नहीं। क्या कमाल की कविता है। ये 1857 की एक तोप के बारे में है जो कभी अंग्रेजों की ताकत का प्रतीक थी, जिसने न जाने कितने आज़ादी के दीवानों को उड़ा दिया होगा। हाँ, और आज वही तोप कंपनी बाग के मुहाने पर एक सजावट की चीज बनकर रह गई है। और अब बच्चे उस पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं। बिल्कुल। कविता कहती है कि साल में 2 बार इसे चमकाया तो जाता है, लेकिन अब इस पे चिड़ियां गपशप करती हैं। संदेश साफ है, कितनी भी बड़ी अत्याचारी सत्ता क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत होता ही है। वो इतिहास का एक शोपीस बनकर रह जाती है। समाज और राष्ट्र की इन बड़ी बड़ी बातों के बीच चलिए आप कुछ इंसानी रिश्तों की कहानियों में उतरते हैं। और प्रेमचंद से बेहतर कहानीकार कौन हो सकता है? बिल्कुल। उनकी कहानी बड़े भाई साहब। ये कहानी सिर्फ 2 भाइयों की नहीं है, बल्कि उस दौर की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक जबरदस्त व्यंग्य है। कैसे? बड़ा भाई दिन रात पढ़ता है, रट्टे लगाता है, फिर भी फेल हो जाता है, और छोटा भाई वो खेलता कूदता है लेकिन पास हो जाता है। हाँ। तो क्या कहानी ये कहती है कि पढ़ना लिखना बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी का सार अंत में आता है, जब बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, मैं तुझसे 5 साल बड़ा हूं और जिंदगी का जो तजुर्बा मुझे है, तुम अपनी पढ़ाई से भी उसे नहीं पा सकते। अच्छा। प्रेमचंद ये कह रहे थे कि असली ज्ञान सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से नहीं, बल्कि जिंदगी के अनुभवों से आता है। और ये उस रटने वाली शिक्षा प्रणाली पर चोट थी जो अंग्रेजों ने हमें दी थी, जिसका मकसद समझदार इंसान नहीं बल्कि क्लर्क बनाना था। और प्रेमचंद का खुद का जीवन भी तो नवाब राय नाम से लिखते थे, पर सोजे वतन जब्त हो गई। हाँ, उस कहानी संग्रह में आजादी की चिंगारी थी जिसे अंग्रेज बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसके बाद ही उन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना शुरू किया। वो हमेशा आम इंसान के लेखक रहे। इंसानी रिश्तों की एक और कहानी हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मिलती है, ततारा वामिरो कथा।
ये एक लोक कथा है, एक तरह से वहाँ की रोमियो एंड जूलियट कहानी है। हाँ। ततारा और वामिरो दो अलग अलग गांव के थे और उस समय के नियम के हिसाब से वो शादी नहीं कर सकते थे। एक सामाजिक परंपरा का बंधन था। हाँ, लेकिन उनके प्रेम ने इस परंपरा को तोड़ दिया। पर एक बड़ी कीमत चुकाकर। हाँ, कहानी में दोनों आत्म बलिदान दे देते हैं, लेकिन उनके इस बलिदान से समाज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो इस रूढ़िवादी परंपरा को खत्म कर देते हैं। मतलब प्रेम में समाज को बदलने की ताकत होती है। बिल्कुल। और अब एक ऐसी कहानी जो कला के लिए जुनून और समर्पण की है, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। ये फिल्म तीसरी कसम के बनने की कहानी है। और क्या कहानी है। गीतकार शैलेंद्र, जिन्होंने राज कपूर के लिए एक से बढ़कर एक हिट गाने लिखे। हाँ। उन्होंने ये फिल्म पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई थी, ये तो अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए बनाई थी। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित। और इसीलिए इसे सेल्यूलॉइड पर लिखी कविता कहा गया। बिल्कुल। राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे बड़े सितारों ने काम किया, लेकिन फिल्म में कोई मसाला नहीं था। वो एक शुद्ध कला थी। शैलेंद्र ने अपनी सारी दौलत इसमें लगा दी। फिल्म को राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक मिला, समीक्षकों ने सराहा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। तो ये कहानी कला और बाजार के बीच की उस शाश्वत लड़ाई को दिखाती है। हाँ, जहाँ अक्सर कला हार जाती है लेकिन हमेशा के लिए अमर हो जाती है। चलिए अब कुछ ऐसे विचारों पर बात करते हैं जो जिंदगी के सार और प्रकृति से हमारा रिश्ता जोड़ते हैं। निदा फाजली अपने पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले में एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं। वो सवाल ये है कि हम इतने असंवेदनशील क्यों हो गए हैं। लेखक बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, उनका उदाहरण देती हैं। वो इतने ज्ञानी थे कि चींटियों तक की भाषा समझते थे और रास्ते से हट जाते थे ताकि एक भी चींटी उनके पैरों के नीचे न कुचली जाए। और आज हम इंसानों के लिए इंसान की जान की कीमत नहीं रही। यही दर्द निदा फाजली बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले दुनिया एक परिवार थी, फिर मोहल्ले में बटी, फिर एक घर के कमरों में, और अब तो हर कोई अपने अपने में सिमट गया है। ये पाठ आज के दौर में एक चेतावनी की तरह है। बिल्कुल, कि अगर हमने दूसरों के दुख को महसूस करना बंद कर दिया तो हमारे इंसान होने का मतलब ही क्या रह जाएगा। जिंदगी जीने के दो और नुस्खे हमें रविंद्र केलेकर के पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियों में मिलते हैं। पहला है गिन्नी का सोना। ये क्या है? ये प्रैक्टिकल आइडियलिज्म की बात करता है। अच्छा। शुद्ध सोना यानी 24 कैरेट सोना बहुत मुलायम होता है, उससे गहने नहीं बन सकते। उसे मजबूत बनाने के लिए उसमें थोड़ा तांबा मिलाना पड़ता है, तब वो गिन्नी का सोना बनता है। लेखक कह रहे हैं कि हमारे आदर्श भी शुद्ध सोने की तरह होते हैं। अगर हम उन्हें व्यावहारिकता के तांबे के साथ नहीं मिलाएंगे तो वो जिंदगी में काम नहीं आएंगे। और दूसरा नुस्खा है ज़ेन की देन, जो हमें जापान ले जाता है। हाँ, ये जापान की टी सेरेमनी के बारे में है। वहाँ लोग घंटों लगाकर बहुत शांति से चाय पीते हैं। लेखक कहते हैं कि हम लोग या तो गुजरे हुए कल की यादों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल के सपनों में। हम अभी में, इस पल में जीते ही नहीं। तो ये सेरेमनी हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। बिल्कुल। वो 3 लोगों को चाय पिलाने में भी घंटों लगा देते हैं। मकसद चाय पीना नहीं है। तो फिर क्या है? मकसद है उस प्रक्रिया के जरिए अपने दिमाग को भूत और भविष्य की दौड़ से निकालकर वर्तमान के पल में ठहराना। ये माइंडफुलनेस का एक सदियों पुराना पाठ है। और अंत में चलिए प्रकृति के उस रूप को देखते हैं जिसे शायद हम शहरों में रहकर भूल ही गए हैं। सुमित्रा नंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था। हाँ। और ये कविता बताती है कि क्यों इसमें बारिश के मौसम में पहाड़ों का ऐसा वर्णन है जैसे प्रकृति कोई जादूगर हो और हर पल अपना रूप बदल रही हो। पहाड़ आईने जैसे तालाब में अपना चेहरा देख रहे हैं, झरने ऐसे बह रहे हैं जैसे मोतियों की लड़ियां हों, और फिर अचानक बादल सब कुछ ढक लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे पहाड़ कहीं उड़ गए हों। हाँ, जैसे अपने पंख फड़फड़ा कर कहीं उड़ गए हों। ये कविता पढ़ना नहीं बल्कि एक पेंटिंग देखने जैसा है। एकदम सही। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया में इतनी सारी समस्याओं और विचारों के अलावा सिर्फ शुद्ध सौंदर्य भी मौजूद है, जिसे रुक कर देखने और महसूस करने की जरूरत है। पंत जी की कविता उसी ठहराव का निमंत्रण है। तो कबीर के तर्क से लेकर मीरा के प्रेम तक, तीसरी कसम के कलात्मक जुनून से लेकर पंत के प्रकृति चित्रण तक, ये किताब वाकई में हमें दिखाती है कि साहित्य कैसे जिंदगी के हर रंग को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, ये सारी चीजें हमें
मतलब स्कूल के सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं, एक ज़रूरी पाठ्यक्रम के हिस्से के तौर पर। हाँ बिल्कुल। तो ये सोचना दिलचस्प है कि जब हम इन गहरी बातों को पहली बार नंबर लाने के दबाव में पढ़ते हैं और जब सालों बाद जिंदगी के अनुभवों के साथ इन्हें दोबारा पढ़ते हैं, तो हमारे अनुभव में क्या फर्क आता है? ये सोचने वाली बात है। क्या वो सिलेबस का ढांचा इन विचारों की ताकत को हम तक पहुंचने में मदद करता है या कहीं ना कहीं उस जादू को कम कर देता है? नमस्ते। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की किताब संचयन भाग 2 की 3 बहुत ही मशहूर कहानियों की गहराई में उतरेंगे। हाँ, ये कहानियां हैं हरिहर काका, सपनों के से दिन और टोपी शुक्ला। और हम सिर्फ इनका सार नहीं समझेंगे, बल्कि इनके जरिए एक बड़ा सवाल पूछेंगे। परिवार का असली मतलब क्या होता है? मतलब क्या वो सिर्फ खून के रिश्तों से बनता है या फिर वो जो अपनेपन का एहसास होता है उससे? बिल्कुल। तो चलिए इसका विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिथिलेश्वर की कहानी हरिहर काका की। ये कहानी एक गांव की है और कहानी के केंद्र में है हरिहर काका। हाँ, जिनकी अपनी कोई औलाद नहीं है, लेकिन उनके हिस्से में 15 बीघे जमीन है और असल में यही जमीन उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। सही कहा। कहानी में 2 मुख्य शक्तियां हैं जो इस जमीन के पीछे हैं। एक तो हरिहर काका का अपना परिवार, उनके भाई, और दूसरी है गांव की ठाकुरबाड़ी, मतलब एक बड़ा मंदिर और उसके महंत। अच्छा, तो परिवार और धर्म दोनों। जी, और ये दोनों ही संस्थाएं जिन्हें समाज का स्तंभ माना जाता है, यहाँ हरिहर काका का शोषण करने के लिए एक तरह से तैयार खड़ी हैं। इस कहानी में ये जो ठाकुरबाड़ी है, वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है ना? ऐसा लगता है वो तो सत्ता का एक केंद्र बन जाता है। बिल्कुल। मिथिलेश्वर ने ठाकुरबाड़ी को एक किरदार की तरह इस्तेमाल किया है। वो धर्म के उस रूप का प्रतीक है जो सेवा के बजाय शोषण करने लगता है। क्योंकि उसके पास भी जमीन है। हाँ, उसकी 20 बीघे जमीन उसे नैतिक रूप से नहीं बल्कि आर्थिक रूप से ताकतवर बनाती है। तो एक तरफ खून का रिश्ता है, दूसरी तरफ धर्म का, और दोनों की नजर काका की जमीन पर है। शुरुआत में तो परिवार उनका ख्याल रखता है, लेकिन जल्दी ही सब बदल जाता है। उन्हें रूखा सूखा खाना मिलने लगता है। हाँ, और एक दिन जब उनका सब्र टूट जाता है तो वो गुस्से में थाली फेंक देते। मुझे लगता है वो थाली फेंकना सिर्फ खाने पर गुस्सा नहीं था, वो तो उस अपमान के खिलाफ एक चीख थी। सही कहा। और इसी चीख को ठाकुरबाड़ी का महंत सुन लेता है। वो इसे एक मौके की तरह देखता है। तो वो काका को बेला पुसला कर ले जाता है। जी, वो हरिहर काका को बड़े आदर के साथ ठाकुरबाड़ी ले जाता है, उनकी खूब सेवा करता है और फिर कहता है कि अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दो, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। मतलब धर्म का इस्तेमाल यहाँ एक हथियार की तरह हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन जब काका मना करते हैं तो वही महंत उन्हें एक कमरे में बंद करवा देता है और जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान ले लेता है। अरे, मतलब पहले धर्म ने धोखा दिया और फिर जब परिवार बचाने आया तो उनका इरादा भी वही निकला। ये तो हरिहर काका के लिए कुएं से निकलकर खाई में गिरने जैसा हो गया। हाँ बिल्कुल। भाइयों को जब पता चलता है तो वो पुलिस लेकर पहुंचते हैं और काका को छुड़ा तो लाते हैं, लेकिन घर लाकर उनका मकसद भी बदल जाता है। अब वो जमीन अपने नाम करवाना चाहते हैं। हाँ, और जब काका फिर मना करते हैं तो वही भाई जो उन्हें महंत से बचाकर लाए थे, वे खुद महंत से भी ज्यादा क्रूर हो जाते हैं। ये तो बहुत ही भयानक है। वो उनके साथ मारपीट करते हैं और जबरदस्ती कागजों पर अंगूठे के निशान ले लेते हैं। तो हरिहर काका के पास 2 परिवार थे, एक खून का और एक आस्था का, और दोनों ने ही उन्हें धोखा दिया। और अंत में उन्हें बचाने कौन आता है? पुलिस, एक बाहरी सरकारी संस्था। और यही कहानी का सबसे मार्मिक और डरावना पहलू सामने आता है। हरिहर काका पुलिस सुरक्षा में अपने ही घर में अकेले रहने लगते हैं। उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। वो बस शून्य में ताकते रहते हैं। कहानी दिखाती है कि जमीन जायदाद का लालच वो रिश्तों पर कितना भारी पड़ सकता है और एक इंसान को जीते जी पत्थर बना सकता है। तो हरिहर काका में हमने देखा कि कैसे एक बुजुर्ग अपने ही घर में अकेला हो जाता है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, बचपन का। हाँ, बचपन, जहां बच्चे अक्सर बड़ों की दुनिया से और अपने परिवार से बिल्कुल अलग अपनी ही एक दुनिया में जी रहे होते हैं। और इसी दुनिया की झलक हमें मिलती है गुरदयाल सिंह की कहानी सपनों के से दिन में। ये कहानी लेखक के अपने बचपन का एक हिस्सा है और ये उस समय की तस्वीर खींचती है जब पढ़ाई लिखाई को आज की तरह नहीं देखा जाता था। मतलब माता पिता की बस एक ही उम्मीद थी कि बच्चा लंडे लिपि सीख ले।
हाँ, जो एक तरह की व्यापारिक लिपि थी, ताकि दुकान पर हिसाब किताब कर सके। स्कूल भेजना एक औपचारिकता ज्यादा थी। और बच्चों के लिए तो स्कूल जाना एक सजा जैसा था। उन्हें तो बस खेलना पसंद था। कहानी में एक हिस्सा है जहां लेखक बताते हैं कि खेलते हुए चोट लगती थी, घुटने छिल जाते थे, घर पर डांट पड़ती थी, मार भी पड़ती थी। हाँ, लेकिन अगले दिन बच्चे सब भूलकर फिर खेलने निकल जाते थे। ये बात तो बहुत जानी पहचानी लगती है। हाँ, लेखक भी यही कहते हैं कि उन्हें ये बात बड़े होकर बाल मनोविज्ञान पढ़ने पर समझ आई। बच्चों के लिए खेल एक स्वाभाविक चीज है जो डर पर भी हावी हो जाती है। और स्कूल में भी दो तरह के शिक्षक थे, है ना? एक है हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी, जो बहुत नरम दिल है। जी, वो लेखक की आर्थिक मदद भी करते हैं, उन्हें पुरानी किताबें ला कर देते हैं। और दूसरे हैं पीटी मास्टर प्रीतम चंद, जो बहुत ज्यादा सख्त है। बच्चे उनकी एक घुड़की से ही कांपने लगते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी सख्ती के बावजूद बच्चे उनकी एक शाबाश के लिए तरसते थे। लेखक कहते हैं कि उनकी दी हुई शाबाशी फौज के तमगो जैसी लगती थी। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये अजीब है, और यही बाल मन की खूबसूरती है। जो चीज मुश्किल से मिलती है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। शर्मा जी का स्नेह तो रोज मिलता था, वो सामान्य था। अच्छा। लेकिन प्रीतम चंद की तारीफ जो कभी कभारी मिलती थी, वो एक बड़ी उपलब्धि लगती थी। हालांकि वो इतने सख्त थे कि एक बार हेडमास्टर साहब ने उन्हें निलंबित, मतलब मुअत्तल भी कर दिया था। तो इस कहानी में परिवार कहाँ है? ऐसा लगता है कि बच्चे अपनी एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ परिवार बच्चों की भावनात्मक दुनिया का केंद्र नहीं है। बच्चों का असली समुदाय उनके दोस्त है, उनका अपनापन खेलने के मैदान में है। बड़ों की दुनिया अलग, उनकी दुनिया अलग। हाँ, और यही अलगाव या अकेलापन एक अलग तरह का है। ये दुखद नहीं बल्कि आज़ादी वाला है। ये बचपन की वो मासूम दुनिया है जो अब शायद खो चुकी है। तो बचपन की इस आज़ाद दुनिया से अब हम एक ऐसे बच्चे की कहानी की तरफ चलते हैं जो आज़ाद नहीं बल्कि बहुत अकेला है। और वो अपना अपनापन अपने घर के बाहर ढूंढ रहा है। हाँ, हमारी तीसरी कहानी है राही मासूम रजा की टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला एक उपन्यास का अंश है, और ये कहानी भारत के विभाजन के कुछ साल बाद के माहौल में रची गई है। कहानी दो बच्चों की दोस्ती पर आधारित है। बलभद्र नारायण शुक्ला यानी टोपी, जो एक हिंदू लड़का है, और सैयद जरगाम मुर्तजा यानी इफ़न, जो एक मुस्लिम लड़का है। और ये दोस्ती सिर्फ दो बच्चों की दोस्ती नहीं है, ये उस दौर के समाज पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है ना? बिल्कुल। टोपी को अपने घर में अपनी दादी से, अपनी माँ से वो प्यार नहीं मिलता जो उसे इफ़न के घर, खासकर इफ़न की दादी से मिलता है। उसे उनकी पूर्वी बोली में अमृत का स्वाद मिलता है, जबकि अपने घर की भाषा उसे बनावटी लगती है। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे के अकेलेपन को नहीं दिखाती, बल्कि ये उस सामाजिक पाखंड पर भी सवाल उठाती है जहाँ एक संपूर्ण परिवार बच्चे को वो अपनापन नहीं दे पाता। और ये टकराव तब खुलकर सामने आता है जब एक दिन टोपी अपने घर पर खाना खाते हुए अपनी माँ से कह देता है, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता देना। बस ये एक शब्द अम्मी घर में तूफान ला देता है। हाँ, क्योंकि अम्मी एक मुस्लिम परिवार में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। टोपी के लिए तो ये बस एक प्यार भरा शब्द था, लेकिन उसके परिवार के लिए ये परंपराओं के दीवार पर एक हमला था। ये दिखाता है कि कैसे समाज ने धर्म के आधार पर भाषा को भी बांट दिया था। और इस बंटवारे का शिकार एक मासूम बच्चा होता है। उसे बहुत मार पड़ती है और इफ़न के घर जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। ये बहुत दिल तोड़ने वाला है। वो बच्चा जहां अपनापन महसूस करता है, उसे वहीं जाने से रोक दिया जाता है। और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। इफ़न की दादी की मौत हो जाती है। टोपी के लिए ये सिर्फ इफ़न की दादी की मौत नहीं थी, ये उस अपनेपन, उस प्यार और उस सुरक्षित जगह की मौत थी जो उसे कहीं और नहीं मिली थी। उसे इतना अकेला महसूस होता है कि उसने एक बार इफ़न से कहा था, इफ़न हम अपनी दादी बदल लें, तुम्हारी दादी मुझे दे दो। ये एक बच्चे की मासूमियत नहीं बल्कि उसके गहरे अकेलेपन की पुकार है। और जब इफ़न के पिता का तबादला हो जाता है और वो भी शहर छोड़कर चला जाता है, तब तो टोपी बिल्कुल ही अकेला रह जाता है। अपने ही भरे पूरे घर में वो एक अजनबी बन जाता है, और इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ता है। वो फेल हो जाता है। घर वाले और स्कूल के दोस्त सब उसे ताने मारने लगते हैं। हाँ, वो इतना टूट जाता है कि कसम खाता है कि अब वो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की नौकरी बदलने वाली हो। ये एक बच्चे का दुनिया से मोह भंग है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने 3 अलग अलग दुनियाओं की यात्रा की। हरिहर काका में लालच के कारण टूटते रिश्ते, सपनों के से दिन में बचपन की अपनी एक अलग दुनिया,
और टोपी शुक्ला में एक ऐसी दोस्ती जो समाज के नियमों को नहीं मानती थी। और दिलचस्प बात यह है कि तीनों कहानियों के केंद्र में अलगाव या अकेलेपन का भाव बहुत मजबूती से मौजूद है। हरिहर काका को जमीन का लालच उनके समाज और परिवार दोनों से अलग कर देता है। सपनों के से दिन का लेखक बचपन की उस दुनिया को याद करता है जो बड़ों की दुनिया से पूरी तरह अलग थी। और टोपी शुक्ला तो अपने ही घर में अकेला है, और जब उसे कहीं बाहर अपनापन मिलता भी है तो वो भी उससे छीन लिया जाता है। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, एक कहानी में बच्चा अपने घर के बाहर सुकून पाता है और दूसरी में एक बुजुर्ग को अपने ही घर में धोखा मिलता है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरू किया था। परिवार को असल में क्या परिभाषित करता है? क्या सिर्फ खून के रिश्ते और परंपराएं, या फिर स्नेह, सम्मान और समझ का वो बंधन जो शायद हमें किसी अजनबी की दादी की बातों में या किसी दोस्त के साथ धूल में खेलते हुए भी मिल सकता है? ये कहानियां बताती हैं कि अपनापन कोई बनी बनाई चीज नहीं है, उसे ढूंढना पड़ता है, कभी कभी अपने घर में और कभी कभी घर के बहुत बाहर।